नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग एक बार फिर करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज 21 अप्रैल को आप सबको सिविल सर्विसेज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस साल कुछ अच्छा करेंगे। ये सिविल सर्विसेज दिवस नेक्स्ट ईयर जो आप लोग मनाएंगे वो ट्रेनिंग कैंपों में मनाएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक खुशखबरी और है कि यूपीपीसीएस ने कल यूपीपीसीएस की आज वैकेंसीज आ गई हैं। सिविल सर्विसेज दिवस के दिन ही कल से काम करना शुरू किया था यूपीपीएससी ने और आज वैकेंसी निकाल दी गई है। कैलेंडर को सेम फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो अच्छी बात रहेगी, समय से एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का प्रबला। प्रबला है क्या, उस पर बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रबला क्या है? एक सुरक्षा कवच है जिसे डीआरडीओ की एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर श्वेता रावत ने बनाया है और महिलाओं के लिए बना ये पहला सुरक्षा कवच है। एक्चुअली में अब तक महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा कवच भारत में नहीं था। इन्हें पुरुषों की सुरक्षा कवच को पहनना पड़ता था। ये उन महिलाओं की बात हो रही है कि जो लोग पुलिस में हैं या किसी आर्म फोर्स में हैं, तो जो जैकेट्स पहनती थी ये लोग, पुरुषों के लिए जो बनाई गई जैकेट्स होती थी वो पहनती थी। एक्चुअली में होता क्या है कि इन परिधानों को पहनने की वजह से ये अनकम्फर्ट फील करती हैं और जो इनकी रियल कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है इनकी, वो अपनी वास्तविक स्ट्रेंथ को भी दिखा नहीं पाती हैं, वो रियल स्ट्रेंथ को भी दिखा नहीं पाती हैं और उसमें भी थोड़ी सी अक्षम महसूस करती हैं इस सुरक्षा जैकेट्स को पहन के जो पुरुषों के लिए बनाई गई है। प्रबला की विशेषता क्या देख लेते हैं इस जैकेट की। तो सबसे पहली चीज़ है कि भार में हल्का और दूसरी चीज़ लचीली है और महिलाओं की बॉडी शेप के अनुसार इसको बनाया गया है। दूसरी चीज़, नुकीले हथियारों से इससे सुरक्षा कर लेता है, मतलब चाकू वगैरह से इस पर अटैक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि एसिड से सुरक्षा कर लेता है, आग से सुरक्षा है और पत्थर से बचाव। पत्थर से बचाव तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि स्टोन पेल्टिंग जो है आजकल की महिलाएं भी करने लगी हैं। तो वुमेन पुलिस फोर्स जो हैं, जो महिला सुरक्षा बल है, उसकी बहुत ज़रूरत लगती है महिलाओं को। महिलाएं जहाँ पर स्टोन पेल्टिंग कर रही हैं वहाँ कंट्रोल करने के लिए। जैसा अभी हाल में हम लोगों ने न्यूज़ में देखा, कई जगहों पर ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं, ठीक है। और जम्मू में भी पहले होता रहता था, अगर कश्मीर में, तो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो महिलाओं के लिए बनाया गया सुरक्षा कवच है प्रबला। तो अब जो हमारी सबला हैं उनको प्रबला सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। डॉक्टर श्वेता रावत जो हैं, इनको 28 फरवरी जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और उसी दिन माननीय राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय युवा महिला पुरस्कार भी प्रदान किया है, ठीक है। याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है। एक तो प्रबला पहला सुरक्षा कवच है महिलाओं के लिए, किसने बनाया है? डॉक्टर श्वेता रावत ने। कहाँ की साइंटिस्ट है? तो डीआरडीओ की हैं। उन्हें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन राष्ट्रीय युवा महिला पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन न्यूज़ में बना हुआ है, चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीदने की घोषणा की है। सरकारी बॉन्ड्स जो हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स, उनको परचेज करेगा आरबीआई। ये बॉन्ड जो परचेज किए जाएंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए परचेज किए जाएंगे। ज़रूरत क्या है? एक्चुअली मार्केट में पैसे की बहुत कमी हो गई है, तो तेज़ी से स्लो डाउन और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 के बढ़ते जोखिम या उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि मार्केट में मनी सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए ये बॉन्ड्स परचेज किए जाएंगे। समझते हैं क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत यानी सिक्योरिटीज़ यानी प्रतिभूतियां और बॉन्ड्स की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को अपनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जब भी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ानी हो तो आरबीआई क्या करता है? बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है। और जब भी मनी सप्लाई को कम करनी हो तो आरबीआई क्या करता है? बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है। मान लो सपोज़ आप मार्केट से कुछ खरीदने गए, ठीक है। अब जो चीज़ें आपने खरीदना था वो खरीदी, तो पैसा कहाँ गया? मार्केट में गया।
तो ऐसे ही जब सेम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में वो कॉमर्शियल बैंक को धन मुहैया कराता है। तो इससे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है मार्केट में। और अगर इसका सेम अपोजिट हो कि हमें मनी सप्लाई को थोड़ा सा सिंक करना है, सिंक करने के लिए क्या करता है कि यहाँ पर बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि ऑनियन खरीदने वाला बेचने वाला है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओ से शुरू होता है, उसे ऑनियन ही मान लेते हैं। ऑनियन बेचने वाले से आपने ऑनियन खरीदा, तो आपने पैसे दिए, तो उसके पास मनी सप्लाई बढ़ी। लेकिन अगर आपने ऑनियन उसे बेचा होता तो उसके पास मनी सप्लाई कम हुई होती, क्योंकि उस समय उससे पैसे आपने लिए होते। तो सेम इफेक्ट यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए होता है, खुले बाजार की क्रिया द्वारा होता है। ये खरीद बिक्री कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से होता है। आरबीआई द्वारा ब्याज दर और मुद्रास्फीति को भी काबू रखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करता है, सेल करता है बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ को, जिससे जो मार्केट का पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाए और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, जिससे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाया जा सके। सेम सिचुएशन अगर इसका उल्टा हो, डिफ्लेशन की स्थिति हो, तो आरबीआई क्या करता है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है, जिससे क्या होता है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप ये इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति लागू करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य कई तरीके भी हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के अलावा। जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आती है, उसमें दो चीज़ें आती हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो, जिन्हें हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल रिजर्व रेशियो आता है, जिसमें CRR और SLR आते हैं, ये कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। तो ये चीज़ें भी हैं। आपको एक होमवर्क है आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस समय रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR ये कितने % है, ये क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो कि ओवरनाइट फैसिलिटी है, तो ये भी बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, इन तरीकों के माध्यम से आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग को नियंत्रित करता है कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास होती है, नहीं एमपीसी के पास। एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं एमपीसी में, जिसमें से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और 3 आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है। 6 सदस्य होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और 3 आरबीआई द्वारा। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो एमपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब जो गवर्नर है वही हमेशा एमपीसी का अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है होप स्पेसक्राफ्ट के बारे में। होप स्पेसक्राफ्ट 2021 में मंगल पर पहुंचेगा। इसकी बात कही गई है कि 2021 में मंगल पर पहुंचेगा। इसका एक और नाम है एमिरेट्स मार्स मिशन, मंगल पर भेजा गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा इसका वित्तीयन किया गया है। बनाया किसने, तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने मिलकर। ठीक है, तो यूएई का ये एक स्पेसक्राफ्ट है। नेक्स्ट, यूएई की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं 2020 में, और इसी में ये लॉन्च किया गया। स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा वहाँ पे, किस किस चीज़ की स्टडी करेगा, तो पहले तो डेली क्लाइमेट को मार्स के, दूसरा वेदर इवेंट्स ऑन मतलब द लोअर एटमॉस्फेयर में, जो उसके निचले वातावरण है वहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ ये भी अध्ययन करेगा कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कमी क्यों आ रही है, यानी मंगल के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्यों कमी आ रही है, और जो ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है अब मंगल पर भी, वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी भी अध्ययन करेगा ये स्पेसक्राफ्ट होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GSAT-30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसने विकसित किया है, तो इसरो ने, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2020 में इसरो का ये पहला मिशन है। ठीक है, एरियन 5 रॉकेट से इसे भेजा गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। काम कितने साल तक करेगा, 15 वर्षों तक। नेक्स्ट आते हैं, GSAT-30 जो है वो INSAT-4A की जगह लेगा, और INSAT-4A जो है 2005 में लॉन्च किया गया था। ये भारत का 24वां उपग्रह है जिसे एरियन स्पेस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले 23 लॉन्च कर चुका है
एयर इन स्पेस रॉकेट। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहली चीज़ जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए, और दूसरा ये कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें मेनली संचार उपग्रह ही है, ठीक है। जीसैट 30 एक संचार उपग्रह है। जीसैट सीरीज के 14 उपग्रह अभी काम कर रहे हैं, जिससे देश की संचार व्यवस्था कायम है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए चर्चा में क्यों है? तो अभी आपने देखा कई सारी जगहों पर, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा और भी महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर भी कई लोगों पर एनएसए लगाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में कोरोना वॉरियर्स पर भी पत्थरबाजी एवं जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित करने, साथ ही नर्सों से गलत व्यवहार, जो कि गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में हुआ, वहाँ के सीएमओ ने इसकी कंप्लेन भी की। गलत व्यवहार के चलते कई लोगों पर यह कानून लगाया गया है राष्ट्र को, ठीक है। एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, यानी निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब होता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति पर अगर डाउट होता है कि ये एक जुर्म कर सकता है, तो उसको जुर्म रोकने के लिए पहले ही अरेस्ट कर लिया जाना, उसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। जुर्म करने पे सजा नहीं है, जुर्म रोकने के लिए आपको कैद किया गया या गिरफ्तार किया गया। यह कानून 23 सितंबर 1980 को संसद द्वारा अस्तित्व में लाया गया, 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में। नेक्स्ट आता है, ये कानून पूरे देश में अभी फिलहाल तो लागू है, और वैसे भी पूरे देश में लागू हो सकता है, ठीक है। ये कानून देश और राज्य सरकारों को सशक्त बनाता है। गिरफ्तार करने के आधार क्या हो सकते हैं? तो पहली चीज, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति खतरा उत्पन्न करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने पर, इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बाधित करने पर। एग्जाम्पल के रूप में अभी हाल ही में आवश्यक वस्तु यानी एसेंशियल सर्विसेज एंड गुड्स की कैटेगरी में क्या डाल दिया गया? सैनिटाइजर एंड मास्क एक्सेट्रा को डाल दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सैनिटाइजर और मास्क की बहुत बड़ी होल्डिंग करता है या बहुत बड़ी मात्रा में भंडारण कर लेता है, उसे मार्केट में नहीं सप्लाई देता है, तो ऐसी स्थिति में वो एसेंशियल सर्विसेज को बाधित करने का केस उस पर दर्ज हो सकता है और उस पर एनएसए दर्ज किया सकता है। सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, परंतु एनएसए में इस अधिकार को छीन लिया गया है। जो सीआरपीसी की धारा 50 है, उसमें जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो पूछ सकता है कि हमें किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि ऐसा एनएसए में नहीं है। जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना कि कोई गिरफ्तार कर जाता है तो हीरो उसमें बड़े अग्रेशन में बोलता है ना कि वारंट पहले दिखाइए हमें गिरफ्तारी का, तो लेकिन यहाँ पर एनएसए के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एनएसए के तहत संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों तक कैद में रखा जा सकता है, और विशेष परिस्थितियों में तो ये स्थिति क्या हो सकती है? 10 दिन की हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति की विधिक सलाहकार वकील से परामर्श करने का अधिकार है। विधिक सलाहकार मतलब वकील। कहाँ पे दिया गया? अनुच्छेद 22(1). ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधा सीधा आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो याद रखने चाहिए आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। परंतु एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कि उसे विधिक सहायता भी मिलेगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कही उसको विधिक सहायता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 56 और 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अदालत में पेश होना चाहिए, लेकिन एनएसए इस अधिकार को भी छीन लेता है, आपको वहां पर भी नहीं पहुंचने दिया जाता है। साथ ही एफआईआर ना दर्ज होने के कारण एनएसए में एनसीआरबी जो है ऐसे मामलों के डेटा को काउंट नहीं करता, वो शामिल नहीं करता है, जिससे कोई ऐसा डेटा इशू नहीं होता कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ऐसे कोई आंकड़े सामने नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 22(3)(b) में ये कहता है कि सार्वजनिक हितों यानी पब्लिक ऑर्डर के लिए एवं राष्ट्र की सुरक्षा के भविष्य में खतरा बनने वाले व्यक्ति के निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है, और ऐसे जो भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति होंगे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध के अंतर्गत कितने दिनों तक? 3 माह तक किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। यद्यपि सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश पर इसे 3-3 महीने करके 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर कोई पुख्ता सबूत मिलता है तो इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एनएसए को लागू करने का अधिकार किसके पास है? डीएम के पास और कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास है, यानी जहाँ पे कमिश्नरी, ठीक है, गाजियाबाद, लखनऊ, इन सब जगहों पर, तो वहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ये डिसीजन लेता है, और यह आदेश 12 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास से पास कराना जरूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले भारत में निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की शुरुआत
1818 में बंगाल रेगुलेशन थर्ड से मानी गई थी। बंगाल रेगुलेशन थर्ड क्या हुआ था इसमें कि सरकार सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के नाम पर न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना किसी भी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रॉलेट एक्ट आया 1919 में। संदिग्ध व्यक्ति को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के गिरफ्तार करने की बात कही गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 लाया, जो कि 1969 दिसंबर में एक्सपायर हो गया। 1971 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा आया। 1977 में जिसे कैंसिल कर दिया गया। फिर 1980 में एनएसए आया। तो ये पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लखनऊ डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। ये जॉइंट डिक्लेरेशन है इंडिया और अफ्रीका के मध्य। ये पहला डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव है इंडिया और अफ्रीका के मध्य। अफ्रीका का मतलब यहाँ पर साउथ अफ्रीका से नहीं है। ये डेफ एक्सपो की साथ साथ हुआ है। डेफ एक्सपो का मतलब है डिफेंस एक्सपोजिशन, यानी रक्षा प्रदर्शनी, जब लखनऊ में चल रहा था उसी समय। ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ घोषणा के अंतर्गत साझेदारी को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाने की बात कही गई। कौन कौन सी बातें? काउंटरिंग टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, लखनऊ घोषणा में यूएन काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म को मजबूती प्रदान करने, यूएनएससी के प्रतिबंध प्रणाली को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ठीक है। इस घोषणा में समुद्री खतरों से सुरक्षा, आपदा, पायरेसी, इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग की जानकारी साझा करने एवं कार्यवाही पर सहयोग की बात की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि लखनऊ डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। नेक्स्ट है मुक्ति कारवां। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा, राजस्थान में अभी चल रहा था, इस साल भी न्यूज़ में रहा काफ़ी ज़्यादा। मुक्ति कारवां इज अ कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट एविल्स लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। जो बच्चों की तस्करी होती है, चाइल्ड लेबर को लेकर के वो चलती है, और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, उसको लेकर के अवेयरनेस की बात की गई। मुक्ति कारवां के अंतर्गत राजस्थान में अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। इसमें समाज के कई क्षेत्र के लोग शामिल रहे हैं, सरकारी अधिकारी, समाज सेवी, थिएटर कलाकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा संगठन एवं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उद्देश्य क्या है? जागरूकता फैलाना, स्ट्रीट प्लेस के द्वारा, वॉल आर्ट के द्वारा और स्मॉल ग्रुप मीटिंग के द्वारा। डिस्कशन विल फोकस ऑन सोल्यूशन, इन सब के माध्यम से। मानव तस्करी के 60% 10 बच्चों में झेले हैं। जो भी बच्चे हैं, जितना भी मानव तस्करी उसमें 60% बच्चों के लिए होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए। जो भी और भी सुधार करने की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये सुधार अभी आवश्यक है। मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से, अगर समझ में आए। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।